अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा हम ब्रीफली देख लेते हैं जो हमने कंडक्टिव हेयरिंग लॉस और हमने जो है सेंसोरियो न्यूरल हेयरिंग लॉस के दरम्यान में जो डिफरेंस देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने रीनिस टेस्ट का देखा था कि डिफरेंस इन दोनों का क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास रीनिस टेस्ट में क्या आता है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में जो एयर कंडक्शन होती है वो बोन कंडक्शन से कम हुई होती है, और यहाँ पे क्या होता है कि एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से ज़्यादा ही होती है, बिकॉज यहाँ पे बोन कंडक्शन ख़राब है। उसके बाद हमने वीबर्स टेस्ट किया था। वीबर टेस्ट हमारे पास कनेक्टिव हेयरिंग लॉस में याद रखना है, जो ख़राब कान होगा उसकी तरफ लेटरलाइज होगा वीबर टेस्ट, और सेंसिटिव न्यूरल हेयरिंग लॉस जो हर सही वाला कान होगा उसकी तरफ हमारे पास होगा लेटरलाइज। उसके बाद हमने एबीसी कंडक्शन टेस्ट किया था, तो वो यहाँ पे ख़राब आया था, यहाँ पे नॉर्मल आया था। ठीक है, उसके बाद हमने जो है फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में देखा था कि यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसीज़ इफेक्ट हो रही थी लो वाली। ठीक है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में, और यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसीज इफेक्ट हो रही थी। उसके बाद हमने जो है वो लाउडनेस चेक की थी कि लाउडनेस 60 डेसिबल से अगर कम इफेक्ट होंगी हमारे पास इंटेंसिटीज़, तो वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा। और उसके बाद इंटेंसिटीज़ अगर 60 डेसिबल से ज़्यादा इफेक्ट होंगी तो हमारे पास सेंसिटिव न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा। फिर हमने देखा था कि जो हमारी होती है स्पीच डिस्क्रिमिनेशन पावर, ठीक है, वो हमारे पास कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में ठीक होती है, और सेंसिटिव न्यूरल हेयरिंग लॉस में स्पीच डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पेशेंट की ख़राब हुई होती है। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस है जो आपने लाजमी याद रखने हैं। और ऑडियोमेट्री में हमने देखा था जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की ऑडियोग्राम था उसमें हमें 2 लाइन्स मिल रही थी, और सेंसिटिव न्यूरल हेयरिंग लॉस का जो ऑडियोग्राम था उसमें हमें 1 लाइन मिल रही थी। तो ये डिफरेंस आपको आना चाहिए। उसके बाद हमने कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का देखा था कि हमारे पास एक्सटर्नल और मिडल ईयर में प्रॉब्लम होती है, और जो इनर ईयर होता है उसमें हमारे जो है नर्व के अंदर प्रॉब्लम होगी, या हमारे कॉक्लिया के अंदर प्रॉब्लम होगी, या हमारी सेंट्रल जो ब्रेन है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी। कंजेनिटल की बात करें और एक्वायर्ड हमारे पास कॉजेज हो सकते हैं। कंजेनिटल मीन्स के हमारे पास जो अंदर वाला इनर ईयर है वो हमारे पास कंजेनिटली इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अब वो हमारे पास कंजेनिटली किस तरह से हो सकता है कि जेनेटिकली ही पेशेंट के अंदर कोई सिंड्रोम था, फॉर एग्जांपल उसके अंदर बहुत से सिंड्रोम्स होते हैं जो हम हेयरिंग जो हमारे पास चैप्टर है ना बच्चों के अंदर, जो हमारे पास डेफ चाइल्ड होता है उसमें हम देखेंगे एक्चुअली कि उसमें बहुत से सिंड्रोम्स होते हैं। एलपॉट सिंड्रोम होता है, नॉरी सिंड्रोम, अशर सिंड्रोम, पेंड्रेड सिंड्रोम, बहुत से सिंड्रोम्स होते हैं जो जेनेटिकली प्रेजेंट होते हैं, और उसकी वजह से हमारे इनर ईयर में ऑलरेडी बाय बर्थ जो है वो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और हमारे पास जो नॉन सिंड्रोमिक होते हैं उसमें हमारे पास जेनेटिकली ही फैमिली में रन कर रहा होता है। ठीक है, मतलब किसी के माँ बाप को अगर हेयरिंग लॉस है जो कंजेनिटली ही, तो वो हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट या रिसेसिव होगा, तो उस बेस पे जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर भी हेयरिंग लॉस होगी, तो वो हमारे पास कंजेनिटल हेयरिंग लॉस होती है। ठीक है, या हमारे पास अगर मदर के फैक्टर्स मैटरनल फैक्टर्स की बात की जाए तो आपको पता है बहुत से ऐसे वायरसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल साइटोमेगालो वायरस, रूबेला वायरस। ठीक है, इस तरह के अगर मदर को जो है इनके इन्फेक्शन हो जाए तो जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर फिर क्या होता है कि हेयरिंग लॉस होती है। आपको पता है कि रूबेला जो होता है ये हेयरिंग लॉस करवाता है, साइटोमेगालो वायरस हेयरिंग लॉस करवाता है। मदर अगर कुछ टॉक्सिसिटी ड्रग्स ले रही थी, ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स ले रही थी, तो वो बच्चे के ऊपर इफेक्ट होंगे, या कोई भी इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से कंजेनिटल हमारे पास हेयरिंग लॉस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एक्वायर्ड इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। तो एक्वायर्ड जो इसके कॉजेज़ होंगे वो क्या होंगे कि बर्थ ठीक हुई थी उसके बाद हमारे पास बाद में कोई प्रॉब्लम हो गई। बाद में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बाद में हमारे पास इन्फेक्शन हो सकते हैं, बाद में हमारे पास ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नॉइज़ की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। ठीक है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हमारे पास वायरल, बैक्टीरियल, स्पायरोचिटल जो है ये इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ट्रॉमा हो सकता है, हमारी नर्व के ऊपर ट्रॉमा हो गया, फ्रैक्चर्स जो हमारी बोन है उसके फ्रैक्चर्स की वजह से ट्रॉमा हो गया। ठीक है, नॉइज़ की वजह से बहुत से लोग जो ऑक्यूपेशनल हमारे पास ऑक्यूपेशन रिलेटेड होता है, ठीक है, वो नॉइज़ के इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं, तो इतनी नॉइज़ की वजह से क्या होता है, इस तरह हो जाता है, हेयरिंग लॉस हो जाती है। ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स जो ले रहे होते हैं, प्रेस्ड बाय यूसेज, इसके बारे में हम देखेंगे कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें एज रिलेटेड जो है वो हेयरिंग लॉस हो जाता है। ठीक है, मीनियर्स डिजीज़ का अलग से चैप्टर हम देखेंगे, उसमें हमारे पास जो है इनर हियरिंग प्रॉब्लम होती है, और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो जाता है, और कॉस्टिक न्यूरोमा, सडन हियरिंग लॉस हम देखेंगे। ठीक है, ये सारे सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स जिनको हमारे पास डायबिटीज़ होती है, हाइपोथायराइडिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हाइपोथायराइडिज्म आपको पता है ना, हमारे T3 T4 हार्मोन्स जो है वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म में, और हमारी प्रोटीन्स वगैरह की मेटाबॉलिज्म में। अगर वो मेटाबॉलिज्म सही नहीं होंगे, T3 T4 नहीं होंगे, तो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होंगे, हमारी न्यूट्रिशन जो प्रॉपर होनी चाहिए हमारे इनर ईयर की वो नहीं होगी हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, जिसकी वजह से जो है वो हेयरिंग लॉस होगा। ठीक है, डायबिटीज़ के जो लोग होते हैं उनके अंदर भी हेयरिंग लॉस हो सकता है। किडनी डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं जिनकी किडनी ख़राब होती है, उनमें टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स उनकी जो है बॉडी में जमा होना शुरू हो जाते हैं, विच अल्टीमेटली डैमेज द ईयर।
ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है। ये कुछ कॉजेज़ हैं हमारे पास कंजेनिटल और एक्वायर्ड। कंजेनिटल में हमारे पास कोई भी कंजेनिटल हमारे पास मैटरनल कॉजेज़ हो सकते हैं या बेबी के अंदर कोई जेनेटिकली हेरिडिटरी फैक्टर्स हो सकते हैं। एक्वायर्ड में हमने देखा ट्रॉमा हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेस्पिक्यूसिस हो सकता है, नॉइज़ की वजह से हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायबिटीज़, ठीक है। ये जो हमारे पास सिस्टेमिक फैक्टर्स होते हैं, डायबिटीज़ हो गया, फिर हमारे पास जो है किडनी डिजीज़ हो गई, ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। ड्रग्स कोई ले रहा था, तो ये सब कुछ जो है वो मैटर करता है इन कॉजिंग द सेंसीरोन्यूरल हेयरिंग लॉस। उसके बाद डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे जी आपकी, जो ये आपको पेशेंट आपके पास आया है, कह रहा है मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तो आप पूछेंगे कि कितनी देर हो गई है, ठीक है, कंजेनिटल है या एक्वायर्ड है, आप बाय बर्थ ऐसे हैं कि अभी हुआ है कुछ, ठीक है। ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी, इन्फेक्शन की हिस्ट्री होगी, वो बताएगा आपको मैंने कोई ड्रग ली है, सारी वो आपको हिस्ट्री प्रॉपर जो है वो देगा। उसके बाद आपके पास दूसरी चीज़ आती है कि आप उससे पूछते हो कि कितनी सिवियरिटी है आपकी डेफनेस की, थोड़ी सी है, मॉडरेट है या सीवियर है, ठीक है। तो उसके ऊपर आप रूल आउट करोगे। और इसको कैसे करोगे कि आप उसको ऑडियोमेट्री में करोगे। आपने ऑडियोमेट्री की अगर वीडियो देख ली, मैंने डिस्क्रिप्शन में दी थी, उसमें आपको पता चला होगा कि इधर हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं और हमारे जो है यहाँ पे हमारे पास जो है वो इंटेंसिटीज़ होती हैं, और फिर हमारे पास उसमें हमें पता चल रहा होता है कि ये नॉर्मल वाली रीजन होता है, फिर माइल्ड हेयरिंग लॉस होता है, फिर हमारे पास जो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीजिंग हेयरिंग लॉस की जो है वो ग्राफ्स बनते हैं, तो उससे ऑडियोमेट्री से हमें पता चल जाता है। फिर उसी तरह टाइप ऑफ ऑडियोग्राम हम देखेंगे कि टाइप ऑफ ऑडियोग्राम से हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को जो है वो कौन सी हेयरिंग लॉस है। मैंने आपको बताया था ना कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का जो ऑडियोग्राम होता है उसमें 2 लाइन्स मिलती हैं और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में 1 लाइन मिलती है, तो उसमें हमें पता चल जाता है। साइट ऑफ लीजन, ठीक है, हम पेशेंट से जो है उसकी साइट ऑफ लीजन देखते हैं कि उसकी जो है कहाँ पे है, ठीक है, किस जगह पे उसकी जो है हेयरिंग लॉस, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे खराबी हुई है। उसको कॉक्लिया के अंदर प्रॉब्लम हुई है तो सेंसरी सेंसरी न्यूरल सेंसरी लॉस होगा, ठीक है। रेट्रोकोक्लियर मीन्स के नर्व की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो उसमें हमारे पास जो है वो न्यूरोनल इन्वॉल्वमेंट की वजह से होगा। हमने ये देखना होता है कि इन तीनों कॉजेज़ में जो हमारे पास सेंसरी न्यूरल होता है वो कौन सा है, ठीक है। लैब टेस्ट हम करवाएंगे, लैब टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। लैब टेस्ट हम करवाते हैं कि हमने बताया कि जो डायबिटीज़ के लोग होते हैं उनके अंदर हमारे पास जो है वो ये होना शुरू हो जाता है हेयरिंग लॉस, तो हम पेशेंट की ब्लड शुगर लेवल चेक करवाएंगे। अभी हमने देखा कि जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो सकती है, तो हम उनके ब्लड काउंट्स चेक करवाएंगे, ठीक है। अभी हमने देखा कि पेशेंट के अंदर कोई कोई जो है वो ट्यूमर बन सकता है, अंदर कोई ट्यूमर बना हो सकता है जिसकी वजह से वो हो गया। सिफिलिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपने सिफिलिस का जब पढ़ा होगा माइक्रोबायोलॉजी में, आपको पता भी होगा कि वो हेयरिंग लॉस करवाता है। तो पेशेंट से आपने सिफिलिस के टेस्ट करवाने हैं, आपने थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाने हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हेयरिंग लॉस होती है, ठीक है। उसके बाद किडनी फंक्शन टेस्ट करवाने हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इसके कॉजेज़ में, कि सिस्टमिक कॉजेज़ में, कि किडनी अगर ख़राब होगी तो पेशेंट को जो है ये हो सकता है। तो ये आपने पहले पेशेंट से हिस्ट्री ली, उसके बाद आपने उसकी सारी पूछा कि कितना आपको लॉस कितना फ़ील हो रहा है, थोड़ा सा है, ज़्यादा है, ऑडियोमेट्री आपने कर ली। उसके बाद आपने उसके लैब टेस्ट करवा लिया, आपने उसकी जो है साइट ऑफ लीजन चेक कर ली कि किस जगह पे प्रॉब्लम है, ठीक है। एक्सरे सीटी स्कैन से भी आपको पता चल जाता है। उसके बाद मैनेजमेंट आप उसके अकॉर्डिंग करोगे, ऑब्वियसली पेशेंट की डायबिटीज़ है, तो अगर इसमें ना आपकी 3 तरह की मैनेजमेंट्स होती हैं। एक ये कि आपकी प्राइमरी होगी वो कम्युनिटी मेडिसिन का, फिर सेकेंडरी होता है, फिर टर्शियरी होता है। प्राइमरी में आप क्या करते हो, अर्ली डिटेक्शन कर लेते हो और जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी में आप रिस्क फैक्टर्स जो है उनको अवॉइड करते हो, ठीक है। सेकेंडरी में आप उसको ट्रीट करते हो, ठीक है। और जो है प्राइमरी में रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट है उनको अवॉइड करते हो, ठीक है। किस अगर पेशेंट जो है वो डायबिटीज़ है, उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल करो, वो सब कुछ, ठीक है। जो उसके रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए। सेकेंडरी में क्या करेंगे हम, पेशेंट की सेकेंडरी में ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। हमें जब पता चलता है कि उसको डायबिटीज़ है, साथ ही उसको डायबिटीज़ ड्रग्स दोगे, उसको कहोगे अपनी अपनी जो है डायबिटीज़ को कंट्रोल करो। अगर पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है तो उसकी ड्रग्स देंगे, अगर पेशेंट को सिफिलिस है तो उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अगर पेशेंट के जो है वो, अभी हमने देखा कि अगर वो ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स ले रहा था तो हमने उनके ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स को छुड़वाना होता है, ठीक है। अगर पेशेंट को मेनर्स डिजीज़ है तो उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है जितने भी हमने ऊपर कॉजेज़ देखे, अगर नॉइज़ की वजह से पेशेंट जो है नॉइज़ के इन्वायरमेंट में काम कर रहा था, तो हमने पेशेंट को कहना है कि आप जो है वो अपनी मतलब उस ऑक्यूपेशन से उसको हटाना है, ताकि वो नॉइज़ की वजह से जो उसकी हेयरिंग लॉस हो रही है वो प्रोग्रेस ना करे। तो सेकेंडरी में आपने ट्रीटमेंट करना होता है पेशेंट का। फिर टर्शरी में आप उसकी रिहेबिलिटेशन करते हो। अगर पेशेंट को अब उसका हेयरिंग लॉस हो गया है, अब उसको रिहेबिलिटेट करोगे, ठीक है, आप उसको हेयरिंग एड्स दोगे, ठीक है। तो ये प्राइमरी में हमारे पास क्या होता है कि आपने उसकी डिटेक्शन करनी होती है जल्दी से, सेकेंडरी में आप उसको ट्रीट करते हो, और टर्शरी में आप अगर उसको हेयरिंग लॉस हो गया तो उसको रिहेबिलिटेट करते हो। तो इस तरह से हम
मैनेजमेंट करते हो इसकी, ठीक है। सो ये आपके पास है सेंसोरियो हेयरिंग। उसके बाद आपका ये वाला टेबल आ जाता है, इसको हम कर लेते हैं। ये टेबल आपने खुद याद करना है और अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। तो इस टेबल को याद करने के लिए ना आपने सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स जो आपके हियरिंग लॉस करवाते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास 3 तो आपके पास ए आए हुए हैं ना इसमें, एक आपके पास सी आया हुआ है, एक डी आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास मेन है। ए फॉर आपके पास अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, ठीक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं। फिर आपके पास एंटी मलेरियल्स हैं, ये दोनों है, एंटी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटी मलेरियल्स, ठीक है। फिर तीसरा जो ए है ना उसके पास आपके पास ए एन आ जाता है, एनाल्जेसिक्स। तो इस तरह से आपने इसको याद कर लिया। ए फॉर एन, क्या, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटी मलेरियल्स, और हमारे पास जो है वो एंटी एनाल्जेसिक्स, ठीक है। अब उनमें ना आपने थोड़ी 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 क्लासेस याद कर ली हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आपको सारे नाम पता हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन, ठीक है। एएम में आपको एंटी मलेरियल्स का पता ही होगा, क्विनीन, क्लोरोक्विनीन नाम आते हैं आपको। एनाल्जेसिक्स में सैलिसाइक्लेट्स आ जाते हैं, इंडोमेथासिन्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद जी आपके पास डी आ जाता है, डी फॉर डायोरेटिक्स है, ठीक है। और हमारे पास जो सी है ना उससे 2 चीज़ें बन रही हैं, वो क्या हैं, केमिकल्स हैं और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स कौन सी होती हैं, जो आप कैंसर के ट्रीटमेंट में, कीमोथेरेपी में यूज़ करते हो। तो इस तरह से आपने निमोनिक बना के 3 तरह से याद कर लेना है, ए सी डी। सी फॉर साइटोटॉक्सिक केमिकल्स, डी फॉर डायोरेटिक, डायोरेटिक के नाम आपको आते हैं, जैसे हमारे पास फ्यूरासिमाइड हो गया, इथाक्रेनिक एसिड वगैरह हो गया। ए फॉर एंटी मलेरियल्स, एनाल्जेसिक्स, और आपके पास जो है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। और उनकी क्लासेस के नाम तो आगे फर्दर आपको आते हैं। अब जो चीज़ बताने वाली है जो आपके पेपर में आती होती है कि जी आप हमें बताएं, 2 तरह से आपने बताना होता है। एक ये कि आपके जो कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कॉक्लिया के लिए टॉक्सिक हैं, कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो आपके वेस्टिब्यूलर पार्ट के लिए टॉक्सिक हैं, ठीक है। सो आपको पता है ना, ये यहाँ से आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ये जो आपके पास पार्ट है ना, ये जो कॉइल्स है, ये आपका पास कॉक्लिया है, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है ना, ये आपका वेस्टिब्यूल है, ठीक है। अब हमने ऐसी ड्रग्स देखनी है जो आपके कॉक्लिया को डिस्टर्ब करती हैं। तो अब आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है कि जी आप कॉक्लिया के लिए जो टॉक्सिक ड्रग्स हैं उनका नाम लिखें। तो आपने क्या लिखना होता है, आपने लिखना होता है सी, ठीक है, सी ए एन, कैन, ठीक है। कैन मीन्स के यहाँ पे आपके पास 2 नाम लिखोगे आप, ए फॉर अमीकासिन और एन फॉर नियोमाइसिन, ठीक है। अमीकासिन एंड नियोमाइसिन जो होते हैं ना, ये आपके पास जो है कॉक्लिया के लिए टॉक्सिक है, कैन से आपने याद कर लिया। दूसरा आपके पास जो वेस्टिब्यूल के लिए टॉक्सिक है, मींस दैट इसके लिए टॉक्सिक है, वेस्टिब्यूल के लिए टॉक्सिक है, वो आप लिख लो, जो है ऑरेंज से लिख लेते हैं। तो वो हैं आपके पास एस टी वी, टी वी होता है ना, ठीक है, एस टी वी। इससे आपको पता चलेगा जो वेस्टिब्यूल के लिए टॉक्सिक है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है और टोब्रामाइसिन है। तो ये आपके पास निमोनिक है, इसको याद कर लें, कैन और हमारे पास एस टी वी। कैन में हमारे पास अमीकासिन और नियोमाइसिन जो है वो आपके कॉक्लिया के लिए टॉक्सिक हैं, और आपके पास जो एस टी वी जिसमें आपके पास जो है वेस्टिब्यूल के लिए टॉक्सिक है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन और टोब्रामाइसिन है, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक आपके पास ड्रग है जो आपने लाजमी लाजमी याद रख लेनी है, कि जो आपकी जेंटामाइसिन है ना, ठीक है, जो आपकी जेंटामाइसिन है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका, कि जेंटामाइसिन जो है वो आपके दोनों के लिए टॉक्सिक है, कॉक्लिया के लिए भी टॉक्सिक है, आपके वेस्टिब्यूल के लिए भी टॉक्सिक है। तो ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद जो आपका एक क्वेश्चन आता है वो आता है कि राइट द रिवर्सिबल, ऐसी ड्रग्स लिखें जो रिवर्सिबल हेयरिंग लॉस करवाती है, मतलब ऐसा हेयरिंग लॉस जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो उसमें जो आपकी आती है ना, उसको आपने किस निमोनिक से याद रखना है, उसको आपने याद रखना है सैड, सैड निमोनिक से याद रखना है, ठीक है। डी में क्या आएगा, आपके डायोरेटिक्स आ जाएंगे। ए में आपके एंटी मलेरियल्स आ जाएंगे, ठीक है, एंटी मलेरियल्स आ जाएंगे। और एस में आपके सैलिसाइक्लेट्स जो एनाल्जेसिक का पार्ट था ना वो आ जाएंगे। तो ये आपने याद रखना है कि आपके जो डायोरेटिक्स हैं, आपके जो एंटी मलेरियल्स हैं, आपके जो हमारे पास सैलिसाइक्लेट्स हैं एनाल्जेसिक्स के ग्रुप से, ये तीनों जो हैं वो आपके रिवर्सिबल और ऑटोटॉक्सिसिटी करवाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें आपने 3 निमोनिक याद रखने हैं, बल्कि 4। सबसे पहले आपकी ए सी डी निमोनिक है जो आपने सारे ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स याद रखने हैं। दूसरा निमोनिक जो आपने याद रखना है ए सी डी के बाद, वो है आपका कैन, ठीक है। और फिर आपके पास था एस टी वी, ठीक है। और लास्ट निमोनिक जो रिवर्सिबल हेयरिंग लॉस के लिए मैंने आपको बताया सैड, ठीक है। तो ओवरऑल जो है एसीडी आपके पास क्या है कि हमारे पास माइनोग्लाइकोसाइड्स, एंटी मलेरियल्स और एनाल्जेसिक्स।
और C फॉर हमारे पास साइटोटॉक्सिक हैं और केमिकल्स हैं, और D फॉर डायूरेटिक्स हैं। फिर ये आपके पास आ जाते हैं जो आपके कॉक्लिया के लिए टॉक्सिक हैं, C आपको डिनोट कर रहा है अमीकासिन, नियोमाइसिन, और इसमें हमारे पास B आपको डिनोट कर रहा है जो वेस्टिबुलर टॉक्सिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ट्रोब्रामाइसिन, और लास्टली आपके पास सैड है जो आपके रिवर्सिबल हेयरिंग लॉस का बताता है, जिसमें आपके पास आ जाते हैं आपके ग्रुप्स, ठीक है, डायोरेटिक्स, और आपके जो है वो आ जाएंगे एंटी मलेरियल्स और सैलिसाइक्लेट्स, ठीक है। तो इनके आपने जब नाम लिखने हैं ग्रुप्स पे, तो आपने उसके साथ उनकी थोड़े थोड़े नाम ड्रग्स के लिख देने हैं ग्रुप में। और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में आपके पास एक MCQ आता है कि साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो है वो कैसे आपके ईयर को डैमेज करते हैं। तो आपने लिखना है कि आउटर हेयर, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि आउटर हेयर सेल्स जो होते हैं कॉक्लिया के, उसको डैमेज करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।